सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी और प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ભાઈ अब सुनी लो એ भेड़ वार्ता विषय छे गेहूं चना की बुआई न प्रारंभिक कृषि कार्य। जानकारी छे कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर का डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की न भेंट करता छे कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक। किसान भाइयों राम राम। गेहूं एवं चना की बुआई एवं प्रारंभिक कृषि कार्य इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हम अपने कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी को आमंत्रित किया है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गेहूं एवं चना की बुआई के लिए प्रारंभिक चरण के जो कृषि कार्य है, जैसे भूमि की किस प्रकार जोताई करना चाहिए, गेहूं के लिए कैसे करें, चना के लिए कैसे करें। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। राजेश, आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। अभी जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है और अपने मध्य प्रदेश में जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गेहूं बोने का उपयुक्त समय बताया गया है जी। तो और चने की बुआई अक्टूबर शुरू हफ्ते से ही चालू हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है हम लोग चने की बात करते हैं। चने की खेत की तैयारी के लिए जैसा कि आप जानते हैं सोयाबीन फसल के कटाई के बाद या कोई भी खरीफ फसल के कटाई के बाद जो पर्याप्त नमी रहती है उसी में जुताई करके और मिट्टी को जो है दबा दिया जाता है। और चने के फसल में मुख्य रूप से मिट्टी को काफ़ी भुरभुरा ना करें, इसलिए मैं ये कहूँगा कि चने की खेती के लिए कभी भी रोटावेटर का उपयोग ना करें। दो जुताई जो है मिट्टी पलट हल से करके और आप देसी तरीके से बखर वगैरह चला लें। थोड़ा सा मिट्टी के बड़े बड़े यदि ढेले बने रहेंगे तो चना के लिए जो है अच्छा है और उसमें जो है चने की फसल अच्छी होती है। जी। गेहूं के लिए कहा गया है कि गेहूं का खेत की तैयारी ऐसा होना चाहिए कि मिट्टी के घड़े में पानी भर के और फेंके तो ना फूटे, इतना बारीक और मुलायम जो है गेहूं की मिट्टी खेत की तैयारी होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम लोगों को जो है मिट्टी पलट हल से दो जुताई करने के बाद रोटावेटर से जो है खेत को जोत देना चाहिए। इस समय जो है गहरी जुताई नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी उपजाऊ मिट्टी नीचे हो जाती है। रोटावेटर करके और ऊपर से जो है सीड ड्रिल से हमको बुआई करना है तो मिट्टी की जो है खूब अच्छी तैयारी हो जाती है। यदि रोटावेटर हम चला देते हैं, दो मिट्टी पलट हल से जोतने के बाद रोटावेटर कर देते हैं तो हमारी गेहूं की खेत की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। जी। अब गेहूं और चना की कौन कौन से उन्नत किस्म है डॉक्टर साहब? हाँ, चने के केस में जो है मध्य प्रदेश के लिए निमाड़ के लिए जो है RBG 1, 2, 3, उसके बाद से JG 130, JG 116, JG 18, ये सब चना की प्रजातियां जो है जाकी 92, 18 बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही है। जैसे RBG 1, 2, 3 का जो है अभी हमारे निमाड़ में जो है बहुत अच्छी खेती हो रही है और ये कई उकठा रोग, रूट राट, ये सारे समस्या के प्रति प्रतिरोधी भी है, नई प्रजाति है। इसका उत्पादन भी 25 से 30 कुंटल तक मिल रहा है। तो जाकी 92, 18, RBG 1, 2, 3 और JG 130, ये 4 प्रजातियां जो है अभी इनका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और काबली चना में काट 2 जो है सबसे बढ़िया जो है इधर उत्पादन दे रहा है। बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं के कौन कौन से उन्नत किस्म? गेहूं की प्रजातियों में ये चाहिए 15 दाना को जो है गेहूं के काउंट कर लीजिए और 1000 दाने का जितना वेट होता है, जैसे पतला गेहूं रहेगा तो 1000 दाने का वेट जो है 40 किलो होगा। यदि मोटा दाना है तो 1000 दाने का वेट जो है 50 ग्राम होगा। ये सबसे अच्छा फार्मूला है और उसका जितना वजन आए, जैसे 50 ग्राम जिस गेहूं का वजन आ रहा है 1000 दाने का, उसका बीज जो है 50 किलो आप रखें। यदि 40 ग्राम आ रहा है तो उसका 40 किलो रखें। दूसरी सवाल ये है कि गेहूं का अंकुरण कैसे देखें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 100 दाने को जो है आपको अक्टूबर लास्ट में यदि गेहूं लगाना है तो 100 दाने को जो है गिन के और
केले, हम लोग तो केले के पत्ते पर जो है, केले वाला जो स्टेम है उस पर, या सूती जो बोरा आता है उस पर 1000 दानों को ये कर दीजिए, ऊपर से एक बोरा से ढक दीजिए और उस पर नमी दीजिए। उसमें पता चल जाएगा कि आपका कितना अंकुरण है। यदि 80% अंकुरण हुआ तो आपको जो है किसी भी हाल में, क्योंकि अक्टूबर की बुआई काफी आगे होती है, तो इसलिए किसी भी हालत में आपको 35 किलो से ज्यादा बीज का उपयोग नहीं करना। और चना की? चना में जो है, चने के केस में 2-3 चीजों का मुख्य ध्यान देना है। चना आप जानते हैं कि एक दलहनी फसल है और इसमें ज्यादातर अंकुरण की समस्या नहीं आती है, लेकिन चने में जो है आपको ये देखना होगा कि हमारे चने का जो सीड है वो स्वस्थ है कि नहीं, उसमें किसी तरह का कीड़ा या छेद नहीं ना हुआ है। और दूसरा चीज ये है, आज के समय में तो हम बता रहे हैं कि चने का 100% किसान जो है बीज खरीद के ही बो रहा है, बीज निगम या कहीं से। यदि घर के बीज का उपयोग करना है तो इसी तरह से जो है आपको अंकुरण टेस्ट करना है। दूसरी चीज, चना के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि चना की फसल, ये सारे दलहनी फसलों में ये समस्या आती है कि हमारी फसल जो है अंकुरित हो गई और लास्ट तक, फ्लावरिंग तक, फ्रूटिंग तक आप देखेंगे कि पैच में जो है कहीं कहीं 10, 20, 50 पौधे ऊपर से लेके नीचे तक पीला पड़ के धीरे धीरे सूख जाते हैं। ये क्या है कि रूट राट की समस्या है, उकठा जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम किसान भाइयों को, उकठा रोधी किस्म भी है? हाँ, उकठा रोधी किस्म भी है और ऐसे भी जनरली उन किस्मों में भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, लेकिन ऐसे भी जनरली आपको कुछ नहीं करना है। कार्बोऑक्सिन और थीरम, इसके कॉम्बिनेशन का एक दवा आ गया है बीटावैक्स पावर के नाम से। ये दोनों रसायन जो है 37.55 दोनों है और इसका जो है 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज में यदि आप उपचारित कर देते हैं तो ये मतलब रिसर्च से सिद्ध हो चुका है कि उस चने में, उस दलहनी फसल में किसी तरह का कोई उकठा की समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही चने के केस में ये देखा गया है कि कहीं कहीं खेतों में दीमक की समस्या बहुत रहती है, तो ऐसे जगहों पर जो है आपको क्लोरोपाइरीफास को जो है 3 ml प्रति किलो बीज में जरूर छिड़काव करना है और उपचारित करना है। और उपचार के केस में एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपको जो है दलहनी फसल में और खास तौर पर चने की केस में आपको अमोनियम मोलिब्डेनम का 1 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचारित करना आवश्यक है। अब आप कहेंगे अमोनियम मोलिब्डेनम का इतना काम है, 1 ग्राम से आप यदि उपचारित कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रोडक्शन में 20 से 25% का इजाफा होगा। इसलिए होगा कि अमोनियम मोलिब्डेनम क्या करता है कि रूट जोन को जो है, रूटों में ब्रांचेज को जो है बढ़ा देता है, शाखाएं ज्यादा फूटती हैं, जिसके वजह से शाखा जब जड़ में ज्यादा फूटेंगी तो ऊपर पौधे में भी, तना में भी शाखाएं ज्यादा फूटती है, उतना ही फ्रूटिंग होता है। तो अमोनियम मोलिब्डेनम का चना के केस में बहुत रोल है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गेहूं और चना की बुआई तकनीक क्या है? पौधे से पौधे की दूरी, कतारों के बीच की दूरी कैसे है और कैसे बोए हैं? देखिए, गेहूं और चने का कुल मिला के जो हम ये कहेंगे कि यदि चने को डिबलिंग विधि से लगाया जाए और तो उसमें आपका 15 से 20 किलो बीज में बुआई भी हो जाती है। डिबलिंग मतलब एक बीज को जो है बोया जाए, तो उसमें जो है आपका जैसे 30 किलो हमारा सीड रेट है एकड़ का, तो वो निश्चित रूप से जो है आपका 15-20 किलो में ही हो जाता है चना में। और आपको मैं बता रहा हूँ कि उस हिसाब से यदि चना बोया जाए, मेड़ नाली पद्धति बना लिया जाए रिज फरो से, और नाली बना के उस पर एक बीज को जो है यहाँ टोचना बोलते हैं, तो एक बीज को यदि टोच दिया जाए तो निश्चित रूप से हमको 20 किलो में ही 1 एकड़ की बुआई हो जाएगी, बल्कि और कम। हम लोग पिछले बार लगवाए थे तो 16-17 किलो में ही 1 एकड़ की बुआई हो जाती। और ऐसे बुआई करने पर आपके चने में ब्रांचेज बहुत फूटते हैं और काफ़ी उत्पादन होता है।
20 से 25 कुंटल तक उत्पादन पिछले बार देखा गया था। उसी तरह से बुआई का दूसरा मेथड सीड ड्रिल है, लेकिन कोशिश ये करना है कि हमारी सीड ड्रिल से बुआई करते समय चने के केस में कम से कम 30 सेंटीमीटर पर जो है दूसरी लाइन बने, और पौधे से पौधे की दूरी भी, हालांकि वो नहीं मेंटेन हो पाता है, लेकिन 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। उसी तरह से गेहूं में भी सीड ड्रिल से हम बुआई करते हैं। अब गेहूं की तो और सब मेथड है, लेकिन चूंकि लेबर कास्ट ज्यादा होता है, सीरी मेथड। गेहूं में पौधे से पौधे कतारों के बीच की दूरी पौधों से पौधों का जो है 8 सेंटीमीटर रखते हैं, और कतार से कतार 15 सेंटीमीटर रखते हैं। जी। अब बात करते हैं नीदा की। तो गेहूं और चना में कौन कौन सी नीदा होते हैं और इसका नियंत्रण कैसे है? रसायन नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, और अगर कोई जैविक नियंत्रण है या कल्चर नियंत्रण है तो बताएं। दलहनी के लिए तो दलहनी फसलों में जैसे चना है, तो उसके लिए तो कोई फसल के अंदर नीदानाशक केमिकल रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और उसका जो है मैनुअल आप जो है कुल्पा चला के कुल्पा चला के कर सकते हैं। गेहूं में जो है, गेहूं में आप जो है नीदानाशक का प्रयोग करते हैं, और उसमें जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए अलग है और सकरी वाले अलग हैं, और दोनों के लिए जो है कुछ दवाएं ऐसी बनी हैं जैसे EPL कंपनी वगैरह की, जो दोनों के लिए हैं। लेकिन उसमें ध्यान देना यही है, हम लोग नीदानाशक का प्रयोग करने का एक कम सलाह देते हैं। उसमें ध्यान आपको यही देना है कि नीदानाशक का प्रयोग किसी भी हालत में, जैसे पहला इरिगेशन आपका गेहूं के लिए कहा गया है कि यदि पहली सिंचाई आपका 20 से 25 दिन के अंदर नहीं होता है, तो आपके गेहूं का उत्पादन जो है प्रभावित होगा, बहुत प्रभावित हो जाएगा, और और वो सिंगल पौधा जाएगा, उसमें क्लीनिंग नहीं होगा। उसी तरह से ये कहा गया है कि यदि आपको नीदानाशक का प्रयोग करना है, तो आपको जो है निश्चित रूप से 20 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई करने के बाद तुरंत जो है उसमें नीदानाशक का प्रयोग कर देना चाहिए। यदि 1 महीना से ज्यादा हो गया, 1 महीना से ज्यादा हो गया, तो आपके खरपतवार नियंत्रित नहीं होते हैं। और सिंचाई की क्या व्यवस्था है गेहूं चना? गेहूं देखिए, चने के केस में सिंचाई मुख्य रूप से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि लगातार सिंचाई करते रहते हैं, लेकिन चने के केस में हमको क्या करना है कि अपनी नमी को संरक्षित करना है खरीफ फसल के कटाई के बाद, और उसी पर जो है चना बुआई कर देना है। इतना नमी उसमें संरक्षित रहे कि हमारा चने का अंकुरण हो जाए उसी नमी से। और गेहूं में सिंचाई बताते हैं। तो चने के केस में मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पहली सिंचाई करना है फूल आने से पहले। अब आप देख लीजिए कि फूल आएगा, ये अवस्था जो है 45 से 40 दिन के बीच आता है। उस समय आपको पहली सिंचाई कर देना है, और दूसरी सिंचाई जैसे ही आपका फूल समाप्त होता है और डेडू बन जाता है, दाना भरने का अवस्था आता है, उस समय 2 सिंचाई की चना में आवश्यकता रहता है। जहाँ तक गेहूं की बात है, तो गेहूं में जो है हम लोगों को 20 का टेबल, 20 का पहाड़ा याद रखना चाहिए, और हर 20 पहला सिंचाई जो है 20 दिन के बाद, दूसरा सिंचाई 40 दिन के बाद, तीसरा सिंचाई 60 दिन के बाद, और चौथी सिंचाई 80 दिन के बाद। बहुत जगहों पर 5-6 सिंचाई भी जरूरत पड़ती है जहां गर्मी ज़्यादा है, लेकिन खास तौर पर हम लोगों के यहाँ इधर निमाड़ में, बुरहानपुर, खंडवा में 5 सिंचाई में संपन्न हो जाता है। उर्वरक प्रबंधन कैसे करेंगे? उर्वरक प्रबंधक प्रमुख चीज है, और इसको बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे गेहूं के केस में कहा गया है कि उर्वरक का जो संबंध है वो 3 संबंधे 2 संबंधे 1 का होना चाहिए। 3 संबंधे का मतलब समझिए कि 120 केजी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। NPK जो मेजर पोषक तत्व है, तो अब इसको 120 केजी नाइट्रोजन यदि हमको देना है, तो इसको कैसे देंगे? तो हमको सीधा ध्यान ये देना है कि ये यदि 1 एकड़ में गेहूं की बुआई करना है, तो हमारे पास 3 विकल्प है। एक तो पहले सिंगल सुपर फास्फेट दे दें, उसके साथ जो है 20 किलो पोटाश दे दें, 15 किलो जो है यूरिया दे दें बुआई के समय।
दूसरा जो है जब सिंचाई करें, पहला सिंचाई करें तो उसमें 35 किलो यूरिया दे दें, और दूसरा जब सिंचाई करें गेहूं की तो उसमें 30 किलो यूरिया दे दें, फिर तीसरी सिंचाई में 15 किलो यूरिया दे दें। ये पहला विकल्प होगा। दूसरा विकल्प यदि आपको लेना है तो आप 50 किलो एकड़ का मैं बता रहा हूँ, आपको 50 किलो DAP लेना है, उसके साथ 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। बेसल डोज में आपको यूरिया नहीं देना है, इसलिए कि DAP में नाइट्रोजन है, और उसके बाद जो है आपको 30 किलो यूरिया और फिर दूसरा बार जो है 35 किलो यूरिया का जो है छिड़काव करना है। और चना में चना में जो है 40 kg DAP पर्याप्त होता है। और चने के केस में मैं बता देना चाहता हूँ, जो किसान अपने खड़ी फसल में फर्टिलाइजर का उपयोग करता है उसका भूसा ज़्यादा होगा, अनाज नहीं होगा। तो इसलिए बेसल डोज के रूप में 40 kg केवल आप DAP दे दीजिए, या सिंगल सुपर फास्फेट देना है तो 3 बैग आप सुपर फास्फेट और उसके साथ 6 किलो यूरिया दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और गेहूं एवं चना की बुआई एवं प्रारंभिक कृषि कार्य के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहनों ने अभी हमने सुनी ये भेंट वार्ता। विषय थो गेहूं चना की बुआई न प्रारंभिक कृषि कार्य। जानकारी दे रहा था कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर का डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने। इनका से बातचीत कर